हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रविचंद्र क्लासवा। अपन बात करें क्लास 12th में हिस्ट्री के चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। ये क्या नाम है चैप्टर का? नाम सुनिए, राजा, किसान और नगर। चैप्टर का नाम राजा और किसान नगर है। इसके अपन एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद दो दो नंबर वाले करेंगे, उसके बाद 3 नंबर वाले करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा आपके 5 नंबर का, 5 या 6 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसको अपन करेंगे, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे ना। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अपन शुरुआती दौर में आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो ना, अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपको इस नंबर पर एसएमएस करना है, अपने ज़िले का नाम लिखना है, फिर तहसील का लिखना है और फिर गांव का लिख के सेंड कर देना है। और किस सब्जेक्ट से आप 12th कर रहे हो वो आपको सेंड करना है। सिर्फ आर्ट्स वाले ही करेंगे, साइंस वाले नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर ही यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो इस नंबर पर आपको एसएमएस करना है। मैं नंबर कर रहा हूँ 7041460169, है ना, 69। इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है, ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने से आपको क्या बेनिफिट होगा? हर रोज़ आपको वीडियो अपलोड मिल जाएंगे, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो कि आप पीडीएफ से ज़रिए आप पढ़ सकते हो और एग्ज़ाम के अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है ना। तो अपन बात कर लेते हैं, एक बार इनको हटा देते हैं। हाँ, तो अपना सबसे पहले प्रथम जो क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना रहेगी उस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, है ना। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कह रहा है, देखो एक बार पढ़ लीजिए ना, अभिलेख किसे कहते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अभिलेख किसे कहते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, अभिलेख किसे कहते हैं। तो उत्तर क्या कह रहा है? अभिलेख पत्थर तथा पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर तल पर कूदे हुए होते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं, है ना। अभिलेख कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि अभिलेख का क्वेश्चन आ गया। तो अभिलेख जो क्वेश्चन आएगा, यानी कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो या 2 नंबर में आएगा, क्योंकि 2 नंबर में आपके क्वेश्चन उठने की संभावना रहेगी। तो अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख पत्थर तथा धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर तल पर खुदे हुए होते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं है ना। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? यानी कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? एक अधिकारी थे। उसके बाद कल अपन नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसको हल्का सा बड़ा करना पड़ेगा आप लोगों को ना, बड़ा क्या, पूरा बड़ा करना। हाँ, क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा आ रहा है ना, तीसरा यानी क्वेश्चन नंबर 3, संगम ग्रंथ से आप क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन कह रहा है अपना, संगम ग्रंथ से आपका या क्या अभिप्राय है। तो तमिल, यानी कि इस ग्रंथ से क्या है, तो यह तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन का एक साहित्य है, यानी कि संगम ग्रंथ से आप क्या अभिप्राय है। तो अपना उत्तर क्या कह रहा है? आंसर कह रहा है कि तमिल भाषा में लिखा हुआ एक प्राचीन काल का एक भारतीय साहित्य है। किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि संगम ग्रंथ जो किस भाषा में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, तो वो लिखा हुआ है तमिल भाषा में, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपके रहेगा, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर में आएगा ना, 1 नंबर में आएगा, है ना। उसके बाद कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा ना कि 4, अशोक के अभिलेख मुख्य किन लिपियों में मिलते हैं? किन लिपियों में मिलते हैं? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो अशोक है ना, मौर्य साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक है अशोक, है ना, मौर्य वंश का जो प्रसिद्ध शासक है, उसके जो अभिलेख मिलते हैं वो किस भाषा में मिलते हैं या किस लिपि में मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो किस भाषा में मिलते हैं और किस लिपि में मिलते हैं। तो यहाँ पे लिपि के बारे में पूछ रहा है, अपन लिपि की चर्चा कर लेते हैं। तो लिपि है ब्राह्मी लिपि। क्या है? ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, 2 लिपियों में इनकी मुख्य अभिलेख मिलते हैं। यानी कि अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं वो किस लिपि में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, है ना।
है ना, इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन आएगा, पांचवा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आहत सिक्कों से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। आहत सिक्कों से आप क्या समझते हैं, तो आहत सिक्के क्या होते हैं, तो धातु के टुकड़े को पीट पीट कर उस पर टप्पा बनाया जाता है, इसी प्रकार के सिक्के आहत सिक्के कहते हैं। यानी कि जो धातु के टुकड़े को पीट पीट कर उस पर टप्पा बनाया जाता है, इसी प्रकार के सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। बहुत कठिन सिक्के होते हैं, इनको आहत सिक्के कहते हैं, है ना। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगी आपके, है ना। 2 नंबर में पूछने की क्वेश्चन आ जाएगा, आहत सिक्के किसे कहते हैं, आपको यही लिखना है, आहत सिक्के किसे कहते हैं, या आप इससे क्या समझते हैं, या आहत सिक्के को वर्णन कीजिए। तो आपको यही पॉइंट लिखना है, तो आपको व्यवस्थित तरीके से लिखना है ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर दे आपको ना, पूरे नंबर दे, अच्छे हैं ना पूरे। उसके बाद करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आएगा आपके लिए, ये आया। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी। पहले लिपि के बारे में पूछ रहा था, क्या पहले लिपि के बारे में पूछ रहा था, अब भाषा पूछ रहा है। आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक बार क्वेश्चन को व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको वहाँ पूछ लिया भाषा और आप लिपि के बारे में लिख के आ जाओगे, अगर लिपि के बारे में पूछ लिया आप भाषा के बारे में पूछ रहे हो, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको एक बार व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चन को एक बार समझना है, क्वेश्चन अपने को क्या पूछना चाह रहा है और अपने को आंसर क्या देना है ना। तो आपको व्यवस्थित तरीके से आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन कह रहा है अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, तो भाषा के बारे में हो रही है। तो उत्तर आएगा अपने, अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा, ग्रीक भाषा और अरमाई भाषा अधिकृत भाषा में मिलते हैं, यानी कि आदिक भाषा में मिलते हैं। 3 भाषा है, कौन सी भाषा है, पहले आएगी प्राकृत भाषा, ग्रीक भाषा है जी, और अरमाइक भाषा है जी, आदिक भाषा में मिलते हैं। और अपर क्वेश्चन ये आएगा कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं, तो किस लिपि में, ब्राह्मी और ख्रिस्टी लिपि में मिलते हैं। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। लाइक में कंजूसाई में बहुत सारे लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, है ना, देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते। तो वीडियो को लाइक आपको करना है, ये लाइक आपको लाइक करना है ना, आपको लाइक करना है। और अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करना है ना। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7वें पर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए ना। नहीं 7वां इसी का क्वेश्चन, इसका ही है कि भाषा पूछ ली तो क्या आ जाएगा, अगर अशोक के अभिलेख की भाषा कौन सी है, तो भाषा पूछ ली तो इसमें आ जाएगा प्राकृत भाषा आ जाएगा, ग्रीक भाषा आ जाएगा, अरमाई भाषा आ जाएगा ना, अरमाइक भाषा आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद आएगा कि लेकिन अधिकतर ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही लिखे जाते हैं, यानी कि अधिकतर यानी बहुत भाषा में, यानी अभिलेख तो बहुत भाषा में लिखे हुए हैं, पर अधिकतर जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे हुए थे, तो प्राकृत भाषा में लिखे हुए, यानी प्राकृत भाषा में लिखे होते मिले हैं। अभी तक इतिहासकार को प्राकृत भाषा में लिखे मिले, अधिकतर जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में मिले हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 7वां बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां अपना, तो श्रेणी क्या थी, श्रेणी क्या होती है, श्रेणी क्या अर्थ क्या होता है, ये आपके सामने है। तो उत्तर क्या है, श्रेणी व्यापारियों और उत्पादकों को समूह को कहा जाता है, यानी कि श्रेणी का अर्थ होता है श्रेणी व्यापारियों और उत्पादों का समूह होते हैं, इन्हें श्रेणी कहा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है ये कच्चा माल खरीदकर उनको वस्तु बनाकर बेचते हैं, यह श्रेणी कहलाते हैं। यानी कि पहला क्या कह रहा है इसमें, पहला कह रहा था कि श्रेणी व्यापारियों तथा उत्पादों को समूह को कहते हैं श्रेणी, और यह लोग क्या करते हैं, ये समूह मिलकर क्या करते हैं, तो यह कच्चा माल को खरीदकर उनके वस्तु बनाकर बेचते हैं और यह श्रेणी कहलाते हैं। यानी कच्चा माल एक बार खरीद लेते हैं, उसको वस्तु बनाकर बेचते हैं, क्या कहते हैं, वस्तु बनाकर बेचते हैं, उनको ही श्रेणी कहा जाता है। यह यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आएगा आपके सामने ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। तो क्या रहा है, अशोक क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक के
सिन सिंह या शीश को आज क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? क्यों माना गया है? उसके सिंह जो शीश माना था उसको क्यों महत्वपूर्ण माना गया? तो क्यों माना गया है कि वो इसलिए माना गया है कि देखो ये उत्तर है इसका, देखो हाँ क्यों माना गया है? क्योंकि यह आज हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी कि हमारा राष्ट्र प्रतीक है इसका, नहीं कि राष्ट्र प्रतीक यानी कि झंडे के बीच में जो आता है उसके वो प्रतीक वो किसका है? अशोक से लिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए ना, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नवा, क्वेश्चन कौन सा अपना क्वेश्चन नंबर 1 नवा है। अग्रहार का क्या अर्थ होता है? क्या कह रहा है? अग्रहार का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है ब्राह्मण को, यानी कि ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाली भूमि अग्रहार कहलाती है। क्या है? ब्राह्मण को दान में दी जाने वाली भूमि अग्रहार कहलाती है। और ब्राह्मणों से भूमि कर नहीं वसूला जाता है, यानी ब्राह्मणों से भूमि कर नहीं वसूला जाता था। कब की बात हो रही है? मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। मौर्य साम्राज्य में है जो कि यह एक बार क्वेश्चन अपना है कि अग्रहार किसे कहते हैं? तो जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को भूमि जो भूमि कर होती है उसको भूमि अग्रहार कहते हैं। और ब्राह्मणों को भूमि का कर नहीं वसूला जाता था। कहाँ पर? मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। और चैप्टर अपना को दूसरा चल रहा है राजा, किसान और नगर। इसमें अपने इतिहास के अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपके सामने उत्तर ही आ गया है सामने। क्वेश्चन कह रहा है कनिष्ठ वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, कि कनिष्ठ वंश में मौर्य वंश, कनिष्ठ वंश, ये बहुत सारे वंश है। तो इसमें से कनिष्ठ वंश के बारे में पूछ रहा है। कनिष्ठ वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? तो वो थे कुषाण शासक, है ना। कुषाण शासक, कुषाण वंश शक्तिशाली शासक थे वहां पे, हो ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर ले कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा अपना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन आ रहा है अपने अबशब्द वाला है जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अब की बार अबशब्द शायद 2000 अबशब्द 15 आ रहे हैं। कितने अबशब्द कितने आ रहे हैं? 15 अबशब्द आ रहे हैं। तो आपको अबशब्द को भी बहुत तैयार करना है, एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी तैयार करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, पहला सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हल्का, इसको ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि रुको, पेन यूज ना, हाँ। क्वेश्चन कह रहा है जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धियां क्या थी? ये आपके सामने क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अगर आता हो तो जल्दी आपको कमेंट बॉक्स में करना है ना, जल्दी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धियां क्या है? तो ऑप्शन पहला कह रहा है संस्कृत का अर्थ निकालना, दूसरा है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालना, दूसरा है देवनागरी लिपि का अर्थ निकालना, और दूसरा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन अपना रहेगा, अपना ऑप्शन बी राइट रहेगा, है ना। ऑप्शन बी राइट रहेगा क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी होते हुए भी इन्होंने एक दूसरा काम किया था कि ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालने वाला कौन था? तो कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने निकाली थी, इसका अर्थ निकाला था, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आएगा आपके सामने ना। अब क्वेश्चन आ रहा है अब क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिका सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? या इंडिका किताब के लेखक कौन है? या इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं ना। पहला आ जाएगा कनिंगम, दूसरा आ जाएगा जॉन मार्शल, तीसरा आ जाएगा मैगस्टीन और दूसरा आ जाएगा कोटेलिया। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? इसमें से 4 क्वेश्चन भी बन रहे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर बताने के बाद आपको दूसरे क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैगस्टीन आ जाएंगे। कौन आएगा? मैगस्टीन। और मैगस्टीन किसके राजकवि थे? तो ये किसके राजकवि थे? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकेट के राजकवि थे। और वो कहां पर आए थे? मौर्य साम्राज्य में आए थे। और किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त के समय आए थे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जो कनिंगम है ये कौन है ना। कनिंगम कौन है? तो भारतीय पुरातत्व के
सर्वोच्च के डायरेक्टर जनरल है कनिंघम। अब बात करते हैं कि जॉन मार्शल कौन है ना, कि जॉन मार्शल कौन है। तो जॉन मार्शल कौन है उसके बारे में बात करें तो भारतीय पुरातात्विक जनरल के डायरेक्टर प्रथम पहला जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, जॉन मार्शल है, और दूसरा कौन है, कनिंघम। अब बात करते हैं कोटेली की क्या उपलब्धि है ना, कोटेली क्या है, तो कोटेली ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है ना, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। और ये और कोटेली का दूसरा नाम क्या है, तो चाणक्य, क्या है, चाणक्य नाम। तो यहाँ से कितने एक क्वेश्चन उठे, एक तो ये इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मैगस्टीन से सेकंड नंबर और उठेगा, कनिंघम कौन थे और जॉन मार्शल कौन थे, कोटेलिया क्या है। ये आपके 4 क्वेश्चन आपके सामने मैंने बना के दे दिए थे। तो ऑप्शन अपना उसमें से कौन सा राइट रहेगा, ऑप्शन सी राइट रहेगा। इस क्वेश्चन में से ऑप्शन सी राइट रहेगा। यानी इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैगस्टीन है ना। मैगस्टीन का के राजकवि थे, तो यूनान के सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के राजकवि थे। और किस वंश में यहाँ पर आए थे, मौर्य साम्राज्य में यहाँ पर आए थे। और वहाँ मौर्य साम्राज्य में तब शासन कौन कर रहा था, तो शासन कौन कर रहा था, चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, है ना। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी। ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी, तो किसके द्वारा संचालित की जाती थी। तो ये पहला ऑप्शन पहला दे रखा है अपना, एक समिति और सह उप समिति, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा इसमें आ जाएगा आपके, दूसरा ऑप्शन दे रखा आपके, ऑप्शन तीसरे ऑप्शन दे रखा आपके 2 समिति और 5 उप समिति। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 समिति और 5 उप समिति। और ऑप्शन डी दे रखा है 4 समिति और 3 उप समिति। तो सबका ऑप्शन इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा, है ना, कि यानी कि एक समिति, कौन सी, एक समिति और से उप समिति, ये आपके सामने ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, एक बार सुनिए। दम के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी, यानी कि दम के सिद्धांत की शुरुआत, दम का प्रचार का सिद्धांत था जो किसने शुरुआत की थी इसकी, तो किसने की थी। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, या समुद्रगुप्त ने की थी, चाणक्य ने की थी, या अशोक ने की थी। तो ये किसने की, ऑप्शन अपना डी राइट होगा ना, किसने की थी, अशोक ने की थी, अशोक ने की थी। और अशोक बहुत शक्तिशाली शासक था ना। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर अपना 11वां आएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आएगा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है जातक कथाएं किस महापुरुष से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, सिंपल सी बात है, या पहला ऑप्शन आएगा महात्मा बुद्ध, दूसरा आएगा महावीर, तीसरा आएगा गुरु नानक, तीसरा आएगा कबीरदास। तो इसमें कौन सा राइट होगा आपके, इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध से संबंधित थी, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं जो भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो इसका ऑप्शन ने दे रखे तो आपको बताना है ना, या अगर आपको नहीं आया तो हम आपको बता देंगे ना। तो ऑप्शन पहला कह रहा है हर्षचरित्र की रचना किसने की थी, हर्षचरित्र जो बुक है उसकी रचना किसने की थी, तो किसने की थी, ऑप्शन आपके सामने देना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, बाकी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऑप्शन पहला रहेगा कोटेली ने, ऑप्शन पहला कह रहा है कोटेली ने, दूसरा कह रहा है मैगस्टीन ने, तीसरा बानभट्ट ने, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी, बानभट्ट ने, किसने की थी, बानभट्ट ने इसकी रचना की थी, है ना। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 की। हाँ, क्वेश्चन नंबर आएगा 17वां।
क्वेश्चन 17वां क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, वो भी 17वां क्वेश्चन जो देख लो आपके सामने आ गया ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट्टी आमतौर पर होते थे, यानी कि सेट्टी आमतौर पर किससे कहा जाता था या किससे कहा जाता था, तो ये आमतौर होते थे, तो क्या होते थे, पहला ऑप्शन आएगा धनी व्यापारी, दूसरा शिल्पकार, तीसरा आएगा किसान, चौथा आएगा सैनिक। तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपके सामने धनी किसान। क्या आएगा, धनी किसान, धनी व्यापारी, सॉरी व्यापारी को कहा जाता था सेठी आमतौर, है ना, सेठी आमतौर को धनी व्यापारी होते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। 2019 में इसको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ना, 2019 की बात हो रही है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, है ना, किसने जारी किए थे, ये क्वेश्चन है आपके सामने ना। तो किसने किए थे, ऑप्शन पहला है शंको ने, दूसरा आएगा सातवाहनों ने, तीसरा आएगा गुप्त शासकों ने, चौथा आएगा कुषाण शासकों ने। ऑप्शन इसमें डी राइट रहेगा ना, कुषाण शासकों ने, है ना, कुषाणों ने। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार क्वेश्चन समझिए, भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के पहले तो जारी कर दिए थे किसी और ने, पर उन्होंने शुद्ध नहीं किए थे, है ना, शुद्ध होते हैं, शुद्ध सोने के सिक्के नहीं किए थे, उनमें मिलावट ही थी, इसलिए उनको नहीं माना गया है, माना कि इनको गया है कुषाण, ऑप्शन डी को माना गया, ऑप्शन डी राइट को इसमें माना गया है, यानी कि कुषाणों ने शासक ने शुरुआत की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है ना, मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी, यानी कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी या क्या थी या कौन सी थी, इसको कौन सी बनाई गई थी, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो क्या है ना, कौन सी थी आपके सामने ये, तो ये आपके सामने ऑप्शन लिया है हमें। तो ऑप्शन क्या है, पहला है ऑप्शन ए है तक्षशिला, दूसरा है पटना, चौथा है पाटलिपुत्र और उसके बाद डी है राजगिर। तो ऑप्शन अपने राजगिर हो जाएगा ना, राजगिर को आरंभिक राजधानी बनाई, उसके बाद पाटलिपुत्र को बनाया गया है ना, उसके बाद परिवर्तन आधुनिक काल में उसको पाटलिपुत्र बनाया गया था। और तक्षशिला, पटना, पाटलिपुत्र ये सारी राजनीतिक केंद्र भी है उनके, और वर्तमान आधुनिक जो कि तब रुको 1 मिनट, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मगध की आरंभिक राजधानी तो राजगिरी थी, उसके बाद इसको आधुनिक काल में इसको चेंज करके कौन सी बनाई गई थी, पाटलिपुत्र बनाई गई है ना। तो ऑप्शन अपना एक बार डी राइट हो जाएगा ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 20वां है अपना ना, 20वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टायनी की रचना किसने की थी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो किसने की थी, तो टाइम गवाते नहीं, ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा इसमें ना, पाणिनि ने की थी ना, पाणिनि ने की थी इसकी रचना, है ना। आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़, दोस्तों को शेयर कर दे, और यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात कर ले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो 2 नंबर में पहुंचने की पूरी संभावना रहेगी, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेम्स हुसैन कौन थे। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन आपके जेम्स हुसैन कौन है, 3 नंबर में इसको पहुंचने की पूरी संभावना रहेगी। क्वेश्चन क्या है, जेम्स हुसैन कौन थे और भारतीय इतिहास लेखक में उनकी क्या देन है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए आपको क्वेश्चन समझना है, मैं बोल रहा हूँ जेम्स हुसैन कौन थे, भारतीय इतिहासकार में क्या उनकी उपलब्धि है या देन है। तो पहला ऑप्शन आया इसमें, क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर आएगा जेम्स हुसैन ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। पहला पॉइंट ये आएगा, आपको ये लिखना है, यानी कि जेम्स हुसैन कौन थे, तो जेम्स हुसैन ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। उसके बाद सेकंड इसमें पॉइंट आएगा, सेकंड क्या आएगा कि जेम्स हुसैन द्वारा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला, किसने निकाला, यानी कि खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ किसने निकाला था, तो ये जेम्स हुसैन ने निकाला, यानी कि इन्हें भारतीय इतिहास लेखन में बहुत बड़ी देन है, इन्होंने देन की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना कि जिसने अशोक के अभिलेख और सिक्कों को बारे में हमें पता लगा, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को अपन ने इसका अर्थ निकालने के बाद अपने को अशोक के अभिलेख के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिली, है ना।
ये यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में पूरी संभावना रहेगी पहुंचने का ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की, सॉरी इसमें है नहीं, क्वेश्चन नंबर अपना आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको बाद ध्यान से पढ़ो। छठी शब्दावली में छठी से चौथी शब्दावली के पूर्व के बीच में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने का कैसे बना, उसका कारण क्या बनने का, तो ये आपके सामने, तो उत्तर क्या आएगा आपके सामने, सबसे पहले आएगा मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के जाने के कारण, तो कारण क्या है, सबसे पहले आएगा अपना ऑप्शन उपजाऊ जमीन थी वहाँ पर, क्या सबसे पहले क्या आएगा, उपजाऊ जमीन थी और लोहे की खदान थी वहाँ पर, है ना, लोहे की खदान और उपजाऊ जमीन थी वहाँ पर। उसके बाद इसमें और अगला पॉइंट इसमें दे रखा है अगले वाले, उपजाऊ जमीन थी और लोहे की खदान थी, उनसे भी काफ़ी मतलब है। लोहे से क्या, लोहे की खदान से अपने को क्या मतलब रहा, तो लोहे की खदान से वहाँ हथियार बनाने के लिए लोहे मिल गए वहाँ पर, तो हर तरह के हथियार बनाने के लिए वो लोहे की खदान काम आ गई। और उपजाऊ जमीन यानी कि वहाँ पर जो लोग रहते थे उपजाऊ जमीन तो कृषि करेंगे, व्यापार करेंगे, तो शक्तिशाली बनने की संभावना रहेगी। सेकेंड हो क्या आएगा कि जंगलों में हाथी की उपलब्धि थी, यानी कि युद्ध करेंगे तो हाथी की जरूरत पड़ेगी, तो हाथियों की भी बहुत सारे वहाँ फरीके मिल गए, उनसे भी शक्तिशाली बन गया। उसके बाद है कि नदियों द्वारा यातायात, यानी कि स्थल मार्ग से नहीं यातायात करते हुए नदियाँ मिल गई, नदियों से यातायात होता है, जहाँ जो जैसे काफ़ी नुकसान या बेनिफिट, इनसे काफ़ी बेनिफिट, नदियों से कोई भी यातायात करेगा तो उनसे क्या मिलेगा, सबसे बेस्ट चीज़ रहेगा, नदियों से नहीं कुछ भी पैसा नहीं लगेगा ना। उसके बाद आएगा योग्य शासक थे वहाँ पर, है ना, योग्य शासक बन गए, योग्य यानी समझदार लोग वहाँ समझदार लोग शासक बने, तो इस तरीके से मगध जो शक्तिशाली मगध शक्तिशाली महाजनपद बनने का कारण बना था, है ना। अब बात करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, अशोक के दम का प्रचार के बारे में क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक के दम की मुख्य विशेषता क्या थी, अशोक के दम की मुख्य विशेषता क्या थी, तो सबसे पहले क्या विशेषता है ये आपके बारे में पढ़ लेते हैं ना। तो पहली विशेषता क्या थी, तो पहले ये थी बड़ों का सम्मान करना, सबसे पहला पॉइंट क्या था, बड़ों का सम्मान करना। दम के प्रचार में मुख्य विशेषता क्या थी, तो बड़ों का सम्मान करना। उसके बाद आ जाएगा अपने अहिंसा का पालन करना। दूसरा है दासों और सेवकों के प्रति दयावान करना, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। पहला आएगा अपने कि बड़ों का सम्मान करना, दूसरा आएगा अहिंसा का पालन करना, तीसरा आएगा दासों और सेवकों के प्रति दयावान होना, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए धर्म के प्रचार में बुक 4 विशेषता ये आपके सामने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, है ना, क्वेश्चन कौन सा है अपना, एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये सब 6 नंबर में इसको पूछने की पूरी संभावना रहेगी, आपको ध्यान में रखना ना। क्वेश्चन कौन सा है, पहला आएगा आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान पर चर्चा कीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगी, 6 नंबर में, है ना। तो क्वेश्चन अशोक के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो अशोक क्या करा है, अशोक को आरंभिक भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक माना गया है, यानी क्या है, अशोक को आरंभिक भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक माना गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाएगा, पहला पॉइंट ये आ जाएगा, सेकंड पॉइंट आ जाएगा अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त हुई, यानी कि कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है, उड़ीसा में, और लोग कलिंग पर विजय प्राप्त हुई। और कलिंग पर युद्ध करने का कारण क्या था, तो वहाँ पर युद्ध करने का कारण इसका इसलिए था क्योंकि जहाँ पर मगध में जैसी व्यवस्था थी सेम टू यू कलिंग में थी, है ना। कलिंग में जैसे उपजाऊ जमीन थी, नदियों का आह्वान था, और लोहे की खदानें थी, ये सारी जितनी मगध में जितनी मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो उसी टाइपिंग जैसी व्यवस्था यहाँ पर मगध में थी जैसे ही कलिंग पर थी, इसलिए अशोक ने वहाँ पर युद्ध किया और वहाँ पर विजय प्राप्त हुआ, है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट और क्या आ जाएगा अपना, सेकंड पॉइंट आएगा अपना 23 में आएगा, 23 में सेकंड पॉइंट आ जाएगा अपना, रुको एक बार बड़ा कर दे एक बार, हाँ, सेकंड पॉइंट आएगा अपना, अशोक
वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिस्टन के लिए स्तंभों पर लिखवाए थे। यानी कि अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों यानी कि जो अधिकारी होते हैं उनके प्रजा के संदेश प्राकृतिक पत्थरों के पॉलिशन किए हुए स्तंभों पर उन्होंने लेख लिखवाए थे, है ना कि लिखवाए थे, यानी कि अभिलेख लिखवाए थे उन्हें, क्योंकि सभी के बारे में उनके जानकारी लेने के लिए सभी के अभिलेख लिखवाए थे, इसलिए वो प्रसिद्ध और ज़्यादा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और उसके बाद चौथा उसके बाद पॉइंट आएगा जो बहुत प्यारा से है, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। धम्म का प्रचार अभी पढ़ा था आपने, और धम्म से क्या क्या, जब धम्म की क्या क्या विशेषता है जिसके बारे में पढ़ लिया, है ना। उसके बाद आएगा एक और पॉइंट आएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा इसमें, धम्म के माध्यम से बड़ों के प्रति आदर करना, सन्यासों और ब्राह्मणों के प्रति आराधना करना, दासों के साथ आदर व्यवहार और दूसरों धर्म के पर परंपराओं को आदर करना कहा गया है। यानी कि धम्म के जो प्रचार से उससे क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले आएगा धम्म के माध्यम से क्या है, बड़ों का आदर करना, और जो सन्यासी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनका प्रति आदर करना। दूसरा आ जाएगा दास, जिन्हें हजारों साल यानी पीढ़ी से पीढ़ी खरीद लिया जाता है। दास का अर्थ होता है पीढ़ी से पीढ़ी उनको खरीद लिया है, उनके साथ भी उदार व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना, दूसरों के धर्म और परंपराओं का आदर करना, ये धर्म के प्रचार के अंदर आता था। उसके बाद पॉइंट आएगा अपना, पॉइंट क्या है, अभिलेख, यानी अशोक के अभिलेख से पता लगा है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। उसके बाद आएगा अपना, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा ना, 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको कहाँ से लिखना है, ये जैसे मैंने पॉइंट बना रखे, यहाँ से पहला पॉइंट ये आ जाएगा, पहला पॉइंट वो आ गया, वो आगे ऊपर, उसके बाद दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, छठा आ जाएगा। तो इसके माध्यम से अपने को जानकारी मिलती है। तो ये 6 नंबर में पहुंचने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद एक और 2 पॉइंट और इसके आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, ये आया, अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया था। अशोक ने किसने किया था, अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया था। सेकंड इसने और क्या किया था, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महायंत्रिका नामक एक अधिकारी को नियुक्त किया था। धम्म के प्रचार के लिए एक बड़ा पदाधिकारी को नियुक्त किया था, उसका नाम क्या है, महामांत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अभी तक आपको लाइक नहीं किया है ना, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें। इस YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर कर दे प्लीज़ दोस्तों। आप सब्सक्राइबर लाइक करोगे तभी जाके हम अपना टैलेंट आपको बता देंगे, है ना। जय हिंद, जय भारत।